हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है गुप्त काल। तो अभी हमने जाना प्रारंभिक गुप्तों के बारे में, फिर हमने जाना चंद्रगुप्त प्रथम, फिर आते हैं हमारे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद हमने पढ़ा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, फिर कुमारगुप्त प्रथम के बारे में। अब अगले जो शासक आएंगे गुप्त वंश में, उन्हें कहा जाता है स्कंदगुप्त साथियों। तो आज हम लोग स्कंदगुप्त के बारे में जानेंगे। तो देखिए, स्कंदगुप्त जो थे कुमारगुप्त के उत्तराधिकारी थे। स्कंदगुप्त गुप्त वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक थे। अपने साम्राज्य की स्थिति मजबूत करने के लिए स्कंदगुप्त को पुष्यमित्र के साथ संघर्ष करना पड़ा। अब देखिए, जो ये पुष्यमित्र है, ये कोई व्यक्ति नहीं है। पुष्यमित्र एक जनजाति है जो कि उस टाइम पीरियड में काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। सैन्य और आर्थिक रूप से दोनों स्थितियों में काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी यह जनजाति। तो जब इस जनजाति का विद्रोह होता है तो काफी ज्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ता है स्कंदगुप्त को, क्योंकि ये जाति आर्थिक और सैन्य रूप से काफी ज्यादा मजबूत थी। अब देखिए, विद्रोह करने का कारण क्या था, इस जनजाति ने विद्रोह क्यों किया? तो कहा जाता है गुप्त साम्राज्य की शक्ति को चुनौती देना ही मुख्य कारण माना जाता है। और बहुत से कारण हो सकते हैं साथियों किसी एक घटना के पीछे, लेकिन जो मुख्य कारण है तो कहा जाता है कि गुप्त साम्राज्य की शक्ति को चुनौती देना ही मुख्य कारण था, पुष्य मित्र जो जनजाति थी उसका। ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा। और वहीं हम बात करते हैं स्कंदगुप्त के समय हूणों का प्रथम आक्रमण भी होता है, जिसे क्या करते हैं स्कंदगुप्त विफल कर देते हैं सफलतापूर्वक। और ये हूणों का पहला आक्रमण साथियों याद रखना है 455 ईस्वी के आसपास हुआ था। और इस आक्रमण को सफलतापूर्वक स्कंदगुप्त ने विफल कर दिया था। और इसका पूरा का पूरा आपको डिटेल देखने को मिलता है भीतरी स्तंभ शिलालेख। वहीं बात करते हैं भीतरी स्तंभ शिलालेख आपको कहाँ देखने को मिलेगा आज के टाइम पीरियड में, तो ये आपको उत्तर प्रदेश का जो गाजीपुर जिला है, गाजीपुर जिले में आपको भीतरी स्तंभ शिलालेख देखने को मिल जाता है। वहीं बात करते हैं साथियों हूणों के बारे में। तो देखिए, हूण जो थे वो बर्बर जाति थी। तो ये कहा जा सकता है कि हूण मध्य एशिया के खानाबदोश लोग हुआ करते थे, जिन्होंने चौथी और छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच भारत पर आक्रमण किया। स्कंदगुप्त ने हूणों को सिंधु नदी के पास हराया था, इतना याद रखना है। तो अगर कभी क्वेश्चन आ गया कि स्कंदगुप्त ने हूणों को कहाँ पे हराया था, तो वो सिंधु नदी का क्षेत्र हुआ करता था, तो वहां पे हराया था। और एक चीज और याद रखना है साथियों आपको कि जब स्कंदगुप्त हूणों को पराजित करते हैं, साथ ही साथ आप देखते हैं तो जो पुष्यमित्र जनजाति है, तो इससे क्या होता है कि जो गुप्त साम्राज्य है उसकी जो आर्थिक और जो वित्तीय स्थिति है साथियों वो काफी ज्यादा कमजोर होती है। साथ ही साथ जो सैन्य संसाधन होते हैं उस पे भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से गुप्त साम्राज्य कमजोर पड़ने लगता है। और ये आपको देखने को मिलता है जो स्कंदगुप्त द्वारा जारी किया जाता है सोने के सिक्के, इस बात का सबसे बेहतरीन प्रमाण है साथियों। क्योंकि जो आप देखेंगे तो प्रारंभिक शासक होते हैं, जो प्रारंभिक गुप्त शासक होते हैं, तो उनके द्वारा जो सिक्के जारी किए जाते हैं उनकी तुलना में स्कंदगुप्त द्वारा जारी किए गए सिक्कों की मात्रा में आप देखेंगे तो सोने की जो मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, वो काफी कम देखने को मिलती है। और इसी से आप देखेंगे तो पश्चिम भारत में चांदी के सिक्के जो जारी किया था, तो वो सारी चीजें आपको यही सी बात का प्रमाण देती है कि उस समय टाइम पीरियड में जो स्कंदगुप्त का जो लास्ट टाइम पीरियड चल रहा था, मतलब उनके जो शासन काल का जो लास्ट टाइम पीरियड चल रहा था, उस टाइम पीरियड में जो गुप्तों की स्थिति थी काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी। ठीक है, और नेक्स्ट आपको याद रखना एक चीज और आपको देखने को मिलता है स्कंदगुप्त से संबंधित, स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। ठीक है, और सुदर्शन झील वही है साथियों जिसे आप देखते हैं रुद्रदामा हो गया, या फिर मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने तो फिलहाल निर्माण ही करवाया था। और फिर उसके बाद देखते हैं सम्राट अशोक ने भी उस झील की मरम्मत करवाई थी, फिर रुद्रदामा ने करवाई, उसके बाद आप देखें स्कंदगुप्त ने भी मरम्मत करवाई थी। तो साथियों आपको याद रखना है झील का नाम है सुदर्शन झील, और ये आपको गुजरात वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। और वहीं अगर हम बात करते हैं आगे गुप्त काल से संबंधित, देखिए स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंश का जो पतन है वो प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि स्कंदगुप्त का जो लास्ट टाइम पीरियड चल रहा होता है शासन काल का, उसी टाइम पीरियड में आप देखते हैं गुप्त साम्राज्य काफी ज्यादा कमजोर पड़ गया था। अब देखिए, जब एक शासक जाता है दूसरा शासक आता है, तो जब दूसरा शासक आता है उसका शक्तिशाली होना बहुत जरूरी होता है साथियों। अगर वो शासक
पावरफुल नहीं होगा तो जाहिर सी बात है इतने बड़े साम्राज्य को संभाल नहीं पाएगा। किसी भी साम्राज्य की जब आप पतन पढ़ते हैं कि कोई साम्राज्य का पतन क्यों होता है, चाहे मौर्य काल हो, गुप्त काल हो या फिर मुगल काल हो, तो उसमें एक आपको कॉमन फैक्टर देखने को मिलता है, जो उत्तराधिकारी थे वो उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे। मतलब अयोग्य उत्तराधिकारी का होना भी पतन का एक कारण माना जाता है। सिर्फ एक कारण साथियों, इतना याद रखना है, कारण और से हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको सारी संभावनाओं पे सोचना होता है, खाली एक आप कारण नहीं बता के खाली हो सकते हैं। तो पहला एक कारण तो आपको याद रखना है, कोई भी वंश अगर पतन के मार्ग पे जा रहा है तो इसका जाहिर सी बात है उसके जो उत्तराधिकारी वो अयोग्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो स्कंदगुप्त के बाद आप देखते हैं गुप्त वंश का जो पतन है वो प्रारंभ हो जाता है। जो स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी थे उनका अगर क्रम बात किया जाए तो उसका कोई स्पष्ट क्रम आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हाँ आप कह सकते हैं बुद्धगुप्त, वैन्यगुप्त, भानुगुप्त और नरसिंहगुप्त, जिसे बालादित्य के नाम से जाना गया है नरसिंहगुप्त को। फिर उसके बाद आप देखें तो कुमारगुप्त द्वितीय आते हैं, और जो लास्ट में सबसे अंतिम जो शासक माना जाता है वो विष्णुगुप्त को माना जाता है। देखिए स्कंदगुप्त को क्या माना गया है कि गुप्त वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक की बात कर रहे हैं, अंतिम शक्तिशाली शासक स्कंदगुप्त बोलना है, गुप्त वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक स्कंदगुप्त। जबकि अगर वहीं बात करते हैं गुप्त वंश का जो नेचुरली अगर बोला जाए कि जो सबसे कमजोर मतलब सबसे अंतिम जो शासक हुआ तो वो विष्णुगुप्त हुआ था, ठीक है। और गुप्तों का जो शासन काल था तो कहा जाता है कि 550 ईस्वी तक जारी रहा, परंतु पतन होती शक्ति का कोई महत्व नहीं रह गया था, ठीक है ना। जब कोई साम्राज्य पतित अवस्था में होता है तो फिर वो माना ही नहीं जाता, ठीक है। तो लास्ट वाला जो वही थे स्कंदगुप्त थे। स्कंदगुप्त के बाद आप देखेंगे तो गुप्त साम्राज्य अपने पतन की ओर अग्रसर हो चुका था। अब हमारा अगला टॉपिक होगा साथियों गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत प्रशासन, और गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण काल क्यों कहा गया भारत के इतिहास का। वो सारी चीजें हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में साथियों। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करिएगा। एक तरीके का ये पॉडकास्ट है साथियों, ऑडियो पॉडकास्ट है, आप इसे कभी भी सुन सकते हैं, कहीं भी सुन सकते हैं। आप इसे है ना ऑन कर दीजिए, आराम से ये चलता रहेगा, आप बस सुनते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।